नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? भाई पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, एग्ज़ाम पास में आ गए और अब तक जो मैंने पढ़ाया था वो सब आपको आने लगा होगा। इसका लेक्चर 1 हमने शूट कर लिया था और आज सेकंड पार्ट है इसका। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं, उसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं आज। इसमें हमें क्या समझना है, तो स्टार्ट करेंगे अपन एम्पियर सर्किटल लॉ से। बायो सेवर्ट्स लॉ आपको समझा चुका हूँ, देख लेना आप अच्छे से। पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, फिर वही कहूँगा आपसे बार बार मैं, पढ़ाई करो बच्चे, पढ़ाई है ना, बाकी सारे काम बंद करें आप। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है सुन लो, ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा आपसे, ये छोटी सी बात करेगा और मैं भी थोड़ी सी बात करूँगा। इसका बोलना ये है कि कोई भी आपके पास एक क्लोज्ड लूप है। अब ये क्लोज्ड लूप आपका 3D में नहीं होगा, ये कैसा रहेगा 2D में। जैसे आप सर्कल मान सकते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस टाइप से आपको एक क्लोज लूप लेना है। अब क्लोज लूप के अंदर कोई भी करंट फ्लो हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो इसमें करंट फ्लो होता है और करंट को अगर मैं डॉट से दिखा रहा हूं, मतलब ये करंट कैसा है, आउटवर्ड है। क्रॉस का मतलब मेरे लिए क्या होता है, इनवर्ड होता है। समझ लो आप, क्रॉस बना रहा हूं मतलब ये क्या हो गया, इनवर्ड, और डॉट बना दिया इसका मतलब ये क्या है, आउटवर्ड। तो मैंने यहाँ पे मान लो कि करंट हमने डॉट बना दिया, मतलब इसमें आई करंट फ्लो होता है और ये आई करंट, डॉट का मतलब कैसा है, बाहर की तरफ, यानी ये करंट निकल के आ रहा है, आपकी तरफ करंट आ रहा है। दिख रहा है आपको करंट, सबको दिख रहा होगा। तो ये करंट देखिए आपकी तरफ आ रहा है। अब ये आपको क्या देगा कि हमें लाइन इंटीग्रल करना है मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि बच्चे करंट है तो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा ना। बच्चे पढ़ा है क्लास 10th में कि अगर ये करंट बाहर की तरफ है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी। आप थंब को रखो इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट आपकी तरफ है तो थंब क्या होगा, आपकी तरफ। फिंगर कर्ल करें तो किस डायरेक्शन में कर्ल होंगी, इस डायरेक्शन में, यानी कि ये डायरेक्शन आपको मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड की। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी कैसी भाई, स्ट्रेट वायर के लिए, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। इस तरीके से एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, ऐसे बहुत सारे सर्कल बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। और डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर को कर्ल किया, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझे बच्चे? अरे समझ में आएगा, थोड़ा वेट करो, इतनी जल्दी कुछ नहीं होता। तो मैं आपको बस, ये तो स्टार्टिंग है, कंसेप्ट समझा रहे हैं कि क्लोज लूप ले लिया, उसमें मान लो कोई करंट था, करंट आउटवर्ड था, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, ओके नो प्रॉब्लम। ये डायरेक्शन ऑफ लूप हम यही मान लेंगे, यही डायरेक्शन ऑफ लूप है, यही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, कहानी ये है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, किसने बनाई, करंट ने बनाई। तो एम्पियर्स लॉ ये बोलता है कि आपको लाइन इंटीग्रल करना है किसका, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का, और एक छोटा सा एलिमेंट काट लो। ये जो आपने एम्पियर्स लूप माना है ना, इसका छोटा सा एलिमेंट मान लो, कितना काट लें अपन, डीएल। एक डीएल एलिमेंट काट लेते हैं और ये जो एलिमेंट लेंगे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन वही रखो, कौन सी वाली, जो लूप की डायरेक्शन है। और लूप की डायरेक्शन कौन सी है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अरे नहीं समझे क्या, ये फिंगर को कर्ल किया तो यही डायरेक्शन हो गई, किसकी डायरेक्शन बताइए, डीएल वेक्टर की। दिस इज डीएल वेक्टर। तो लाइन इंटीग्रल करना है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का, और एक हमारे पास जो क्लोज लूप आपने लिया था उसमें करंट, सॉरी जो एलिमेंट काटा था डीएल वेक्टर का, तो लाइन इंटीग्रल करेंगे आप इसका। ये जो आंसर आएगा वो कितना होगा, ये होगा आपका म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड द लूप। लूप के अंदर कितना करंट है, हमने आई करंट माना है, यहाँ पे करंट को आई लिख लो। जितना भी करंट अंदर है वो करंट आपको लेना है, तो आई इनसाइड की बात कर रहे हैं अपन। तो एम्पियर्स लूप बना लिया, बस इतना सा है। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ, वैसे ही परेशान होते रहते हो तुम लोग। कुछ है समझने लायक इसमें भाई? कुछ समझने लायक नहीं है, सिंपल सी बात है। क्लास 10 का कंसेप्ट था, एक मैंने एम्पियर्स लूप बना लिया, उसमें मान लो कोई करंट है, करंट आउटवर्ड है, तो ये मैंने डायरेक्शन सेलेक्ट कर लिया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यही डायरेक्शन किसका है बताइए, करंट एलिमेंट। तो डीएल वेक्टर आपको इस डायरेक्शन में मिल गया। और ये वायर मान लो मैंने इसके सेंटर पे रखा है,
तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस मान लेता हूं मैं r। तो जो सर्कुलर हमने लूप लिया था उसके सेंटर में वायर है, करंट कैरिंग वायर, तो ये रेडियस ऑफ द एम्पियर्स लूप हमने मान लिया r। ओके, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अराउंड एनी क्लोज सर्कुलर लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड, दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। कोई प्रूफ है आपके पास? प्रूव करके दिखाओ भाई। स्टेटमेंट तो लिख दोगे ना आप, है ना, बुक्स में लिखा रहता है स्टेटमेंट, आप लिख देना समझा मैंने दिया, या फिर एक अलग लेक्चर बनाएंगे जिसमें थ्योरी डेफिनेशन वगैरह सब लिखेंगे। अभी मैं डेफिनेशन की बात नहीं करूंगा। एम्पियर सर्किटल लॉ, बस इतना सा लॉ है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड। म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। अगर ये वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो हमने रखा है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, अगर कोई और मीडियम होता तो उस मीडियम की रखते परमिएबिलिटी। प्रूफ करके दिखाओ तो माने, कोई बात नहीं, प्रूफ करते हैं। देखो आप ये समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, अब भी अभी समझाया था मैंने, फिर मत कहना कि करंट कैरिंग वायर में करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी मिलेगी, इसी डायरेक्शन में मिलेगी। तो यही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है और यही डायरेक्शन किसका है, डीएल वेक्टर का है। अच्छा, और यहां पर देखें तो यहां डायरेक्शन ये हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू सेम रहेगी ना भैया, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन भले ही चेंज हो, क्योंकि डिस्टेंस r पर है अपन, तो यहां भी आपको ये डायरेक्शन मिलेगी, यहां पर ये डायरेक्शन मिलेगी, बट हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको सेम मिलेगा। ओके, तो हम सॉल्व करेंगे इसको। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, सबको आता है वेक्टर सॉल्व करना, आता होगा सभी को। तो बी डॉट डीएल को बी डीएल कॉस थीटा लिख सकते हैं। अरे ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा दो यार, क्यों परेशान कर रहे हो मेरे को। तो बी डीएल कॉस थीटा लिखा जा सकता है। अब एक बात बताइए, क्या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है? अरे अभी अभी बोला मैंने आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर करने में कोई आपत्ति किसी को होनी भी नहीं चाहिए, डीएल को अंदर रहने दो। एंगल बताओ, किसके बीच में एंगल? अरे भैया दो वेक्टरों के बीच में एंगल। कौन कौन से वेक्टर? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और डीएल वेक्टर। अरे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, डीएल इस तरफ, है ना टेंजेंशियल, तो एंगल कितना बनेगा, एंगल 0 बनेगा इन दोनों के बीच में। अरे ये भी इसी तरफ है, ये भी इसी तरफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हुआ, 0। यहाँ पे रखो cos 0। समझे कि नहीं समझे बच्चे? क्या आपको cos 0 की वैल्यू पता है? बताओ, नहीं पता? कैसे बच्चे हो तुम, cos 0 की वैल्यू बंद करो। अब एक बात बताइए, यहाँ कुछ नहीं है तो बंद तो होता ही है, सबका मालिक एक। तो 1 का इंटीग्रेशन एल के रेस्पेक्ट में, तो 1 का इंटीग्रेशन आप करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स होता है। 1 का इंटीग्रेशन वाई के रेस्पेक्ट में, वाई होता है। तो भैया 1 का इंटीग्रेशन एल के रेस्पेक्ट में एल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बस लिखो। अब मुझे ये बताओ, ये शॉर्टकट है। इतना कुछ करने के बाद अगर आपके पास स्पेशल केस लगा दूं मैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर स्पेशल केस की बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और एंगल 0 है, तो डायरेक्ट बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, बी एल लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और एंगल 0 है, तो बी एल लिखा जा सकता है। स्पेशल केस याद रख लो, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू बी एल। बाकी एग्जाम में आप पूरा करके दिखाओ, इस टाइप के नंबर मिलते हैं, देखने में अच्छा लगेगा, बड़ा करके दिखाएंगे तो। बाकी एमसीक्यू वगैरह में डायरेक्ट अगर पूछ रहा है तो आप स्पेशल केस से बीएल करके सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। ओके, बाकी आपके स्टेप तो पूरी मैंने बताई दी। अब मुझे ये बताइए, एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ द एम्पियर्स लूप। क्या होता है, लेंथ ऑफ द एम्पियर्स लूप। और बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो पिछला लेक्चर अगर आपने देख रखा है बच्चे, तो तुम्हें पता होगा, नहीं पता, कि इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, बताइए। करवाया था फाइनाइट इनफाइनाइट, जो भी आपने माना हो। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आर डिस्टेंस पर, वो होता है म्यू नॉट। चलो इधर लिखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट, इसको भी मान लो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2i बाई आर। यह डेरिवेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई आर।
बस ठीक है, तो फिर रख दो, समस्या क्या है। तो रखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i, क्योंकि करंट तो आई है, इस आई करंट की वजह से निकाल रहे हैं 2i/r, कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं। डिस्टेंस यहाँ भी r है, डिस्टेंस यहाँ भी r है, डिस्टेंस सेम है तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है बच्चे। l का मतलब बताओ, ये तो मैंने v की वैल्यू रख दी पिछले लेक्चर से। ओके, l क्या है, l मतलब लेंथ ऑफ द एम्पियर्स लूप। ये देखो सर्किल की सरकमफेरेंस बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ द एम्पियर्स लूप। एम्पियर्स लूप क्या माना था हमने, अरे भैया सर्किल माना था, तो सर्किल में सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पढ़े हो, 7th क्लास पढ़ी है आपने, तो लगाओ फॉर्मूला 2πr। सरकमफेरेंस कितना हो गया 2πr, r से r को करो खत्म, पाई पाई का करो हिसाब, और बताओ चलो 2 से काटें 2, 2 से 2 को फिर काट दो, बचा कितना म्यू नॉट इनटू आई। यही चाह रहे थे आप, बताओ नहीं चाह रहे थे, अरे हम सब यही चाह रहे थे। इस 2 को यहाँ लिख दूं, थोड़ा बुरा लग रहा है इधर, काट के 2 यहाँ लिख दो, अरे भाई जगह कम है क्या करें, एडजस्ट करना पड़ता है। वी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू कितना हुआ म्यू नॉट इनटू आई। क्या यही प्रूफ करना था, तो क्या आफत आ गई प्रूफ करने में। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोल रहा है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन एनी क्लोज्ड लूप कितना होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनसाइड द लूप। इस बात को साबित करने के लिए मैंने LHS को सॉल्व किया, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL को सॉल्व किया। स्पेशल केस याद है बच्चों को, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एंगल 0 है, तो B डॉट DL सॉल्व करते करते कितना हो जाएगा BL, और B मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर कितना होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/r। L का मतलब लेंथ ऑफ द एम्पियर्स लूप यानी कि सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr। काटा पीटा हिसाब किताब किया पाई पाई का, और आपको मिल गया म्यू नॉट इनटू आई। यही साबित करना था, देख लें। एम्पियर सर्किटल लॉ को समझ लिया, प्रूफ भी कर दिया, अब बारी है इसके एप्लीकेशन समझने की, इसका यूज कहां पे करना है। इसके देखो 2 यूज पढ़ने वाले हैं अपन। पहला यूज है कि इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग वायर की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, जो कि पहले भी कर चुका हूं, लेकिन पहले मैंने करवाया था किससे, बायो-सेवर्ट्स लॉ से। अब किससे करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ से। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ का डेरिवेशन काफी डिफिकल्ट लगा होगा आप लोगों को, लेकिन इसका बहुत ही आसान लगेगा, तो आपके काम को बना देगा बच्चे आसान। कौन, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देर किस बात की है, करो शुरू। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो पढ़ाई लेके फिजिक्स का नाम। चलो करते हैं। ये देखिए क्या है, एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इसमें कितना करंट दौड़ रहा है बताओ, आई करंट दौड़ रहा है। कितनी डिस्टेंस पे आपको निकालना है बताइए मैग्नेटिक फील्ड, हमें ए डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ए पे निकालूं कि आर पे निकालूं, तुम बताओ, है आर पे निकाल लो। चलो आर पे निकालते हैं। पहले मैंने ए माना था, अब आर मान लो, और बुरा लगे तो ए मान लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आर डिस्टेंस पर हम फाइंड करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। कहानी ये कहती है कि जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से एम्पियर्स लूप को पास करवाओ। एक एम्पियर्स लूप बनाओ, सर्किल रेक्टेंगल जो बनाना है वो बनाओ, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि ऐसा एम्पियर्स लूप बनाएं कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको कांस्टेंट मिले और मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल मिले, मतलब एंगल 0 हो जाए, ताकि आप स्पेशल केस लगा पाए। समझे, ये कंडीशन भी होती है। मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ जो है यूजफुल कब है, वैसे तो हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन यूजफुल कब है, ताकि आसानी से आप सॉल्व कर पाए। तो उसकी यही कंडीशन है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, टेंजेंशियल हो जाए, यानी कि एंगल 0 बने। ये 2 केस याद करना, अगर कोई आपसे पूछ ले तो बता देना। चलो ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे मुझे फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, पी नाम दे देते हैं, इनाम नहीं पी नाम, ठीक है। अब इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। अरे भैया एम्पियर्स लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है उसी पॉइंट पर क्या ड्रॉ करेंगे, एम्पियर्स लॉ नहीं, एम्पियर्स लूप। चलो ठीक है, तो बनाऊं सर्किल, सेंटर यही रहेगा सर्किल का। आपको सर्किल लगे ना लगे, मैंने बना दिया, ये बन गया सर्किल। अब इस सर्किल का रेडियस हो गया r,
और सर्किल कहाँ से पास हो रहा है, पी पॉइंट से, और ये सर्किल क्या है मेरे लिए, एम्पियर्स लूप है कि नहीं, बिल्कुल है। ओके, अब मुझे ये बताओ, क्या बताओगे तुम लोग, ये जो वायर है उसमें करंट दौड़ रहा है, आप ये समझ लो करंट बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर ही मान लूं, अंदर मत मानो यार, मैंने बाहर मानते हैं, तो बाहर आने का मतलब होता है डॉट की तरह ट्रीट करो उसको, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको ये मिल जाएगी, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया बच्चे टेंजेंशियल, इस तरीके से, यहां पे देखें तो इस तरफ, यहां देखें तो इस तरफ, यहां देखें तो इस तरफ। एक एलिमेंट काट लो डीएल, बताओ काट लूं कि ना काटूं, अरे काट लेते हैं, डीएल एलिमेंट काटो, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दिस इज डीएल वेक्टर, दोनों कैसे हो गए, पैरेलल, दोनों टेंजेंशियल हैं, एंगल बनेगा 0 डिग्री का। ओके, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं यहां पर मैग्नेटिक, इसकी वैल्यू नहीं पता है ना, पहले मैंने फॉर्मूले से वैल्यू रख दी थी प्रूफ करते टाइम, जब हमने एम्पियर्स लॉ को प्रूफ किया था। अब मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लगाइए एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ वी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। कोई आपत्ति किसी को होनी भी नहीं चाहिए, ये हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट। अब बी फाइंड करना है तो समस्या नहीं है, लेकिन मुझे ये तो पता है कि बी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भले ही कांस्टेंट ना हो बट इसका मैग्नीट्यूड कैसा है बच्चे, कांस्टेंट। ओके, तो लगाओ फॉर्मूला, स्पेशल केस लगा सकते हो बीएल, बट मुझे पूरा सॉल्व करना पसंद है, तो बी डॉट डी एल को लिखूंगा मैं बी डी एल कॉस थीटा, इसको चलने दो, कोई बुराई नहीं है इससे हमारी। ओके, अब आपको पता है कि बी कांस्टेंट है, एंगल बताओ, एंगल है 0 डिग्री, किसके बीच में, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना होगा बच्चे 0, तो बी को करो बाहर, क्या बचेगा डीएल, यहां पे रखेंगे आप cos 0, और ये कितना है म्यू नॉट इनटू आई, चलने दो। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, cos 0 की वैल्यू होती है 1 म्यू नॉट इनटू आई को चलने दो, क्या 1 का इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट में एल होता है, बार बार नहीं पढ़ाऊंगा बच्चे, एक बार बता दिया था मैंने, बहुत बड़ी बात है। एल को भेजो उस तरफ, बी फाइंड करना है बच्चे, बी की वैल्यू मत रख देना गलती से, कौन सी वाली, बायो सेवर्ट्स लॉ वाली, आएगा वही, बट इसकी हेल्प से निकाल रहे हैं इस बार। तो म्यू नॉट, मुझे पता है तुम पढ़े लिखे बच्चे हो, तुम्हें वैल्यू याद होगी, लेकिन आपको रखना नहीं है, सब्र करो बच्चे, सब्र का फल मीठा होता है, सब्र कर। चल, एल मतलब लेंथ ऑफ द एम्पियर्स लूप, कितना होता है बताओ, सरकमफेरेंस 2 पाई आर, अरे पिछली बार भी तो बताया था 2 पाई आर। बुरा लग रहा है ना, बुरा लग रहा है तो बच्चे 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले, बुरा ना लग रहा हो तो यहीं पे छोड़ दे, आंसर ये भी सही है ना, लेकिन मुझे बेकार लग रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि म्यू नॉट 2 इंटू 2 4, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 आई बाई आर लिखा जा सकता है। क्या यही आपको याद आ रहा था बायो सेवर्ट्स लॉ में, यही तो प्रूफ किया था मैंने कि इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर, यहां पर मैंने ए माना था तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई ए, अगर किसी ने ए माना हो तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है आपको एक्सप्रेशन, तो इसका एक्सप्रेशन अच्छा लग रहा है तो आपके एक्सप्रेशन भी अच्छे होना चाहिए, कोई चेहरे बेकार मत करना, अच्छा चेहरा बनाओ, हंसते हंसते फिजिक्स पढ़ो, है ना। मैं बार बार बच्चों से कहता हूं फिजिक्स में समझ में आए ना आए, लेकिन आपके चेहरे अच्छे बने होने चाहिए, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होना चाहिए, हंसते हंसते फिजिक्स पढ़नी है तो समझ में आएगी, चेहरे के एक्सप्रेशन खराब करोगे तो फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। ओके, एम्पियर सर्किटल लॉ एप्लीकेशन नंबर 2, भैया इसका दूसरा एप्लीकेशन समझने जा रहे हैं अपन, तो इस बार क्या करें, पिछली बार क्या किया था, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। अब क्या करें, अब एक काम करो कि आपके पास होगा एक, क्या कुछ नहीं है तुम्हारे पास, मान लो कुछ नहीं है तो मान लिया करो करंट कैरिंग सोलेनॉइड, क्या मान लिया अपन ने, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, भैया सोलेनॉइड है लेकिन करंट कैरिंग, इसमें करंट दौड़ रहा है, दौड़ने दो, मान लो इसमें कितना करंट दौड़ रहा है, आई करंट दौड़ रहा है, कितना करंट है बच्चे, आई करंट, तो ये आई करंट किस में है, ये आई करंट बच्चे सोलेनॉइड के एक टर्न में है, 1 टर्न में कितना करंट है, आई करंट, विश्वास रख बच्चे, विश्वास, विश्वास पे दुनिया कायम है, तो आई करंट दौड़ रहा है, दौड़ने दो। चलो लेंथ मान लो कितना है, लेंथ को एल मान लेते हैं, दिस इज दी लेंथ, और हम एक काम करते हैं यहां पर
छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं। कितना एलिमेंट काट लें? डीएल एलिमेंट। चलिए काटेंगे, अभी रुक जाओ। मुझे यहां पर ये पता करना है, ये एल बेकार लग रहा है, इसको बाद में लिखूंगा मैं। इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना तो हमें पता है कि करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। ओके, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा कांस्टेंट, B इक्वल टू कांस्टेंट। इतना तो कंफर्म है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है। और अगर ये, चलो एक काम करो, इसकी लेंथ इनफाइनाइट कर लेते हैं। आइडियल सोलेनोइड लेंथ हो गई इनफाइनाइट, तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हो जाती है जीरो। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है, बाहर होती है जीरो, क्योंकि आइडियल सोलेनोइड की बात हो रही है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ओके, अब नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूं तो एन का, स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। जैसे टोटल टर्न एन है और लेंथ एल है, तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ का कैपिटल एन अपॉन स्मॉल, जो भी लेंथ आपने माना है कैपिटल स्मॉल एल। आपको अगर एन फाइंड करना है तो इसमें फॉर्मूला होता है एन इंटू एल। तो एन इंटू एल से हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ टर्न फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो लेंथ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हम कुछ और करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हो बताओ? आपको अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो आप एक काम करो, एक एम्पियर्स लूप ड्रॉ कर लो। क्या ड्रॉ कर लें? एम्पियर्स लूप। क्या बनाएं? सर्किल या रेक्टेंगल? सर्किल मत बनाओ, रेक्टेंगल बनाते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। एक रेक्टेंगल बनाइए, इसको अच्छा सा नाम देना ABCD, है ना। एक खूबसूरत सा रेक्टेंगल बनाओ, इसको नाम दो ABCD, और इसकी लेंथ को बच्चे कितना मान लूं मैं? X। इसको मान लेता हूं मैं Y। विड्थ को Y मान लिया, लेंथ को X मान लिया। ओके, तो हम यहां पर ये मान लिया X एंड Y। आपको फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड, तो आप इसमें क्या लगाने जा रहे हैं? एम्पियर सर्किट लॉ लगाने जा रहे हैं। कोई आपत्ति किसी को? नहीं। एम्पियर्स लूप के अंदर कितना करंट है ये पता कर लो, क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, सब खत्म है। इतना पता कर लो कि एम्पियर्स लूप के अंदर कितना करंट दौड़ रहा है। नहीं समझे? अरे समझो, एक बात बताओ, एक टर्न में कितना करंट है? I करंट मैं निकालने जा रहा हूं, I इनसाइड। यही समझने वाली बात है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ये पता कर लो एम्पियर्स लूप के अंदर कितना करंट दौड़ रहा है। तो I इनसाइड फाइंड करने के लिए वन टर्न में कितना करंट होता है? I, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? नंबर ऑफ टर्न से। नंबर ऑफ टर्न्स को मान लो n। किस एम्पियर्स लूप के अंदर, मतलब A से B के अंदर, AB के अंदर कितने टर्न्स होंगे? तो AB के अंदर मान लो n टर्न्स होंगे। पूरे टर्न की बात नहीं हो रही, एम्पियर्स लूप के अंदर कितने टर्न्स हैं उन्हें मैंने n माना है। तो एक टर्न में अगर I करंट है तो n टर्न में कितना करंट हो गया? NI। समझ में आ गई बात? ओके, एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? अरे ये रहा फॉर्मूला। अगर आपको ये पता करना है नंबर ऑफ टर्न्स, तो आप स्मॉल एन को मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से। कौन सी लेंथ? जिस लेंथ में आपको नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कौन सी लेंथ में चाहिए मुझे? एम्पियर्स लूप के अंदर, मतलब AB, और AB को मैंने कितना माना था? X। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी मानी है? X। तो X लेंथ में टर्न चाहिए, तो लेंथ कितनी हो गई हमारी? X। X से मल्टीप्लाई कर दो, स्मॉल एन को मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ से, उस लेंथ से जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं। खत्म क्वेश्चन। अब क्या बचा है? इसको अच्छे से लिख दो, NIX। ये हो गया आपका I इनसाइड। अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, यही समझाने वाली बात थी। अब तो बस अपन को लॉ लगा देना है, एम्पियर सर्किट लॉ। बताओ क्या कहता है? ये कहता है आपसे कि लाइन इंटीग्रल ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I इनसाइड, यही कहता है। अच्छा, और ये किसके लिए लगा रहे हैं अपन? ABCD पूरा लूप, क्लोज लूप क्या हो गया? ABCD और कर लो, क्लोज करना है ना, ए से स्टार्ट किए पे खत्म करेंगे। ABCD में लगा दिया अपन ने। ये एक काम करो, बेकार लग रहा है, टुकड़ों में तोड़ दो। AB में लगा लो, फिर BC में लगा लो, फिर CD में लगा लो, फिर DA में लगा लो। तोड़ तोड़ के लगाया जा सकता है। चलो तो एक काम करते हैं, तो लाइन इंटीग्रल B डॉट DL, इसको अपन लगा लो AB के लिए, समझे। और फिर अपन लगाते हैं लाइन इंटीग्रल
बी से सी के लिए बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। अब लगा लो सी डी के लिए तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, और अब लगा लो अपन डी से ए के लिए तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। वी डॉट डी एल वेक्टर पूरे ए बी सी डी ए में लगाना था तो पहले ए बी के लिए, फिर बी सी के लिए, फिर सी डी के लिए, फिर डी ए के लिए, अलग अलग कर लिया। डिवाइड एंड रूल, समझे। आई इनसाइड की वैल्यू कितनी है बता, ये है आपकी एन आई एक्स। अब भी अभी सॉल्व करके दिखाई थी मैंने अंदर कितना करंट दौड़ रहा है। अब तुम ये बताओ ए से बी के लिए एक काम करो, ये जो भी है डायरेक्शन कुछ भी मान लो करंट की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अभी मैं अपनी आसानी के लिए इसको नॉर्थ मान रहा हूं, इसको साउथ मान लूं। नहीं, नॉर्थ साउथ में दिक्कत होगी, साउथ नॉर्थ अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है बताता हूं मैं, अरे कुछ भी मान लो आंसर सेम आएगा। साउथ नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं बच्चे बाहर, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन मैग्नेट के अंदर कैसी दौड़ती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ। यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी ये सेम रहेगी आपकी साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो अंदर ये डायरेक्शन में आपको मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ए से भी हमने जो लूप लिया था वो भी इसी डायरेक्शन में है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में है बच्चे तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एंगल 0 है। स्पेशल केस याद करो कि यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, BL होती है कि नहीं। अरे भैया स्पेशल केस पढ़ाया था, क्यों भूल जाते हो कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है इस तरफ, डीएल वेक्टर भी इसी तरफ है, हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो डीएल वेक्टर भी इसी तरफ आएगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसको डायरेक्ट BL लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, BL। और L का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ए से बी तक की लेंथ, ए बी के लिए कितनी लेंथ मानी थी, x, तो इसको लिखा जा सकता है BX। B इंटू एल, डायरेक्ट कर दिया मैंने। बुरा लग रहा है तुम्हें, बुरा मत मानो, फिजिक्स है। अब देखो यहां पर देखें अपन इस केस में BC के लिए, तो BC वाले केस में देखो कहानी ये बनेगी कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है लेकिन BC लूप इस तरफ जा रहा है, यानी डायरेक्शन DL वेक्टर का इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इधर होगा, एंगल 90 बनेगा। क्या बनेगा, 90। और 90 डिग्री वाला केस आप समझ लो कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, इसको लिखेंगे VDL cos थीटा, तो cos 90 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 0। इसको 0 कर दूं डायरेक्ट, क्यों 0 कर दिया, क्योंकि यहां पर BC वाले केस में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसको थीटा बोलते हैं, थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, इसलिए 0 आ गया। अच्छा ये देखो CD वाले केस में, CD वाले केस में कहानी ये बनेगी कि बाहर का ले जाओगे, बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो बच्चे बाहर अगर भी 0 हो गया, इस पूरे की वैल्यू 0 आएगी। इसको भी 0 लिख दें, क्यों, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है। अब देखो DA में क्या हो रहा है, D से A चलोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चे इधर है और DL वेक्टर इस तरफ आएगा D से A में, तो ये भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर। तो ये देखो DL वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो इस वाले केस में भी थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री में BDL cos थीटा cos 90 0, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो इधर क्या चल रहा है, म्यू नॉट NIX, चलने दो। अब ये सब ऐड करने पर कितना हो गया, BX, इसको लिखो अच्छी राइटिंग में BX, म्यू नॉट NIX, x का करो, क्या करो, काट दो और क्या करो, म्यू नॉट NI बचेगा। तो इस एक्सप्रेशन को यहां लिख दूं क्या मैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट NI, म्यू नॉट NI। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड कितना होता है, म्यू नॉट NI के इक्वल होता है। तो ये सेकंड एप्लीकेशन था एम्पियर सर्किटल लॉ का, आसान था। हमने क्लोज लूप मान लिया ABCDA, उसमें लगा दिया एम्पियर सर्किटल लॉ, AB के लिए किया, फिर BC के लिए, फिर CD के लिए, फिर DA के लिए, तोड़ दिया इसको। AB वाले केस में एंगल 0 बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो स्पेशल केस से अपन लिख सकते हैं BL,
लेकिन लेंथ का मतलब हमारे लिए क्या होगा, ए से बी तक का लेंथ जो कितना माना था x, तो मैंने बी एक्स लिखा। VC वाले केस में BC ऊपर आएगा, DL वेक्टर इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बना बच्चे 90 डिग्री का। और 90 डिग्री वाले केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि बी डी डॉट प्रोडक्ट 0 होता है 90 वाले एंगल पे। क्या पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, ये पढ़ने लायक चीज है क्या। तो डॉट 0 होता है 90 पर, तो ये 0 भी 0 हो गया, तो ये 0, ये भी डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री पर 0, तो ये भी 0। ठीक है, तो बस x से x कट गया, तो B इक्वल टू म्यू नॉट NI मिल गया। देखो अब समझते हैं बच्चे एक और टॉपिक, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। तो दो पैरेलल इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर रखे हुए हैं, उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। करें फाइंड, करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, सब कुछ आपने पढ़ रखा है, उसी को एक तरीके से रिवाइज करवाने वाला लेक्चर है ये। देखो तो यहां पर दो वायर लेना है और दोनों इनफाइनाइट लेंथ के वायर हैं, ठीक है ना, और दोनों पैरेलल में रखे हुए हैं। और ये वायर कैसे हैं बच्चे, करंट कैरिंग वायर, मतलब इनमें करंट दौड़ रहा है। दो केस होते हैं, सुन लो पहले ही ध्यान से, कि अगर दोनों वायर के बीच जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में है तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, अट्रैक्ट। और अगर दोनों वायर में जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे एक में करंट ऊपर जा रहा है और एक में नीचे आ रहा है, तो ये बच्चे रिपेल होते हैं। अब क्यों कैसे वो समझा देंगे कि टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट है वो अट्रैक्ट होते हैं, और टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो क्या होते हैं बच्चे, रिपेल होते हैं, करते हैं रिपेल। देखो अभी मैं कौन सा केस लूं आप बताओ, तो मैं ले रहा हूं सेम डायरेक्शन का। तो सेम डायरेक्शन में करंट को दौड़ाइए बच्चे, अपन समझते हैं। तो इसमें जो करंट दौड़ेगा उस करंट को मान लेता हूं मैं I1, इसमें जो करंट दौड़ेगा उसको मान लेता हूं मैं I2। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने D मान लिया। कोई आपत्ति किसी को होनी भी नहीं चाहिए। तो एक बात बताओ, पूछ लूं क्या, पूछ लेता हूं। आप ये कोई सा भी एक वायर, चलो I1 की बात करते हैं, इस I2 को एक टाइम के लिए भूल जाओ, भूल जाओगे, भूल जाना। तो मुझे ये बता दो कि इस I1 इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से, जिसमें I1 करंट दौड़ रहा है, इस इनफाइनाइट, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लेते हैं, वायर को ही 1 2 नाम दे दिया। तो ये जो फर्स्ट वाला वायर है इसकी वजह से डी डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। सब पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/R, पढ़ रखा है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड यानी कौन सी जगह पर, 2 पर, किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड एट प्लेस 2 पर मैग्नेटिक फील्ड 1 की वजह से कितना आएगा। तो I1 करंट दौड़, देखो ध्यान रखना ये वायर अभी देखो मत, ये वाला वायर आप देखो ही मत, आप तो ये समझ लो कि डी डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो निकाल रहे हैं, किसकी वजह से, इस वायर की वजह से। इससे कोई मतलब नहीं है, ये वायर कितना है हमें कोई मतलब नहीं है। तो एक काम करो, फॉर्मूला लगाओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट कितना है I1, I2 मत लेना, I2 दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिख रहा, इसकी जरूरत ही नहीं है ना अभी, तो हम तो ये देख रहे हैं I1 कितना बनाएगा। तो यहां पे लिखेंगे अपन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन डी, 2I1 अपॉन डी। ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी 2 पर, किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो करंट भी किसका लेंगे, 1 का ही लेंगे ना बच्चे। ओके, अब एक बात बताओ, डायरेक्शन क्या होगी इस मैग्नेटिक फील्ड की। डायरेक्शन निकालना सिखाया था आपको, पढ़ाया था वायो सेवर्ट्स लॉ। वायो सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है कि करंट ऊपर की तरफ है, थंब ऊपर रखो, फिंगर को कर्ल करो, वहां ले जाओ जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। यहां फाइंड करनी है ना, इस तरफ, तो कहां जा रही है फिंगर, अंदर की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इनवर्ड। इनवर्ड को मैंने क्रॉस से दिखा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल गया इनवर्ड। चलो इतनी बात समझ में आ गई कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है और वो कैसा है, इनवर्ड है। अब तुम इतनी समझदार बच्चे हो कि आपको ये पता चल गया कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, वो अंदर की तरफ है, तो आप ये भी समझ गए होंगे कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने क्या कर दिया, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने रख दिया एक करंट कैरिंग वायर। क्या रख दिया, करंट कैरिंग वायर। पढ़ाया था कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर
प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। भूल गए क्या कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर को आप रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसमें फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है? फोर्स होता था आपका IBL साइन थीटा। कुछ याद आया? IBL साइन थीटा, फोर्स ऑन अ करंट। देख लो पिछला लेक्चर, नहीं देखा है तो सब पढ़ा रखा है। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, IBL साइन थीटा होता है। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, आई को बाहर कर दो तो ये लिखा जा सकता है L क्रॉस B। ये वेक्टर फॉर्म में भी लिखा था हमने, तो कोई समस्या थोड़ी है। एंगल बताओ। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बच्चे? अंदर की तरफ। वायर कैसे रखा है? इस तरीके से। नहीं आया समझ में? दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, कहां से आएगा? तो यहां समझाते हैं। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इस तरफ, और वायर रखा हुआ है ऐसा, तो एंगल कितना बना? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। और 90 डिग्री एंगल वाले केस में फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है? IBL साइन 90। साइन 90 कितना हो गया? 1। तो IBL, यानी यहां पर फोर्स कितना लगेगा? IBL से निकाल लो। तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स और निकाल दूं, फिर बताऊंगा फोर्स के बारे में। चलो फोर्स का ये तो लिख ही दूं, मैग्नीट्यूड। ये फोर्स किस पे लगा बच्चे? सेकंड वाले वायर पे। किसने लगाया? 1 ने लगाया। F21। F21 फोर्स, फोर्स ऑन 2। ये जो वायर है उस पे कितना फोर्स लगेगा? कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है IBL। इसमें I का मतलब क्या है? वायर में कितना करंट दौड़ रहा है। तो सेकंड वाले वायर जिसमें फोर्स लग रहा है उसमें कितना करंट दौड़ रहा है बताओ? I2। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? तो यहां पे रखेंगे अपन B। कौन सी जगह पे? 2 पर। किसकी वजह से? 1 की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड, और L का मतलब हो गया लेंथ। अब ये तो इनफाइनाइट लेंथ का है, तो लेंथ इधर ले आओ तो ये हो जाएगा F21 अपॉन L इक्वल टू I2 इंटू B21 की वैल्यू है, ये है ना वैल्यू, रख दो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन D। तो ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसको अच्छे से लिखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन D। तो दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर 2 ड्यू टू 1। तो वायर 2 पर 1 की वजह से फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन D के इक्वल आएगा। ये फॉर्मूला याद कर लो बच्चे, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। डायरेक्शन बताएं। अरे भैया इस वायर पे अगर आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है तो आप राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करें। कैसे? कि फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो तुम बताओ मुझे, मैं क्या बताऊंगा तुम्हें। बताओ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? अंदर की तरफ। तो फिंगर कहां रखेंगे? अंदर। करंट कहां दौड़ रहा है? ऊपर। तो थंब कहां है? देखो ऊपर। अगर ये करंट नीचे होता तो थंब को नीचे कर लेते। करंट ऊपर है तो थंब ऐसे रखो, है ना। करंट नीचे होगा तो थंब ऐसे। समझदार बच्चे समझ गए। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब ऊपर। तो ये जो देखो सफेद वाला, मेरा ये ब्लैक है, ये व्हाइट है। दोनों तरफ व्हाइट हो, मुझे नहीं पता आपके, है ना। तो मेरा जो व्हाइट वाला है वो इस तरफ जा रहा है, यानी कि फोर्स इस तरफ लग रहा है। समझ गए ना। ये ब्लैक, ये मेरा व्हाइट। तो व्हाइट जिस तरफ होगा उसी तरफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिलेगी। आपके अगर दोनों व्हाइट हैं तो आप समझ लेना फिर। ओके, तो फिर क्या हो गया? F21 वेक्टर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये आपको इस डायरेक्शन में मिल जाएगा। इसकी कहानी बाकी है अभी। ये तो मैंने इस वायर पे फोर्स निकाल लिया, F21 आ गया मेरे पास वेक्टर फॉर्म में। अब इस 1 वाले वायर पर 2 की वजह से कितना फोर्स लगेगा? अरे यही सेम कहानी इस तरफ रिपीट कर लो। कैसे? मुझे ये बताओ। इस 1 वाले वायर को अभी मत देखो, आप ये देखो कि सेकंड वाला वायर d डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये d डिस्टेंस यानी कि 1 पर, किसकी वजह से? 2 की वजह से। कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो फॉर्मूला याद है मैग्नेटिक फील्ड का? ये रहा, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2, और कितना करंट है इसमें? I2। इसको बिल्कुल मत देखो अभी, ये वाला वायर नहीं देखना आपको। आपको ये देखना है सेकंड वाला वायर फर्स्ट पर, यानी कि d डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I2 अपॉन D। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। यहां पर डायरेक्शन निकालूं, निकाल लो डायरेक्शन। देखो
ये वाला वायर बना रहा है तो करंट कहाँ है, ऊपर, थंब रखो ऊपर, फिंगर कर्ल करो और देखो इधर लेके आओ, करंट ऊपर, फिंगर लेके जाओ, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आउटवर्ड, और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को मैं कैसे दिखाता हूं, डॉट से, तो ये हो गई बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो ना, साथ में चलना, कोई पीछे मत रह जाना। ओके, अब जब मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें आपने रख दिया ये करंट कैरिंग वायर, इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या रख दिया, करंट कैरिंग वायर, जिसमें कितना करंट है, I1 करंट है, तो बच्चे फोर्स लगेगा इस वायर पर, कितना फोर्स लगेगा, IBL sin थीटा, बट एंगल तो 90 होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है ना, वायर ऊपर, इस तरीके से, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप IBL फॉर्मूला लगा दो, तो यहां पर फोर्स निकाल लेते हैं, फोर्स का फॉर्मूला, अच्छा करंट कितना है, I1, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B12, और लेंथ को L मान लो, तो ये फोर्स हो जाएगा 1 पर 2 की वजह से, L को फिर इधर भेज देंगे अपन पहले की तरह, तो F12 अपॉन L इक्वल टू, अब I कितना है, तो I तो हमारा I1 है, और B12 की वैल्यू रख दो, B12 कितना है, इसको छोटा कर दूं, इतने बड़े की क्या आवश्यकता है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन डी, ये रख दी मैग्नेटिक फील्ड, इसको अच्छे से लिख लो, बाकी एक्सप्रेशन आ गया, F12 फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना हो रहा है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन डी, तो ये मिलेगा आपको फोर्स। क्या ये सेम नहीं आ रहा है, बिल्कुल सेम तो आ रहे हैं यार, बराबर फोर्स लगा रहे हैं दोनों, डायरेक्शन और निकाल लो इसका, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, अरे भैया मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, इसमें ये वायर रखा हुआ है करंट कैरिंग वायर, तो फोर्स कहां लगेगा, फिर वही राइट हैंड पाम रूल, तो आप एक काम करो, देखो फिंगर इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बाहर तो फिंगर भी बाहर, अब करंट कहां है, ऊपर, तो थंब कहां है बच्चे, ऊपर, ऐसे, ठीक है, तो थंब ऊपर, ये मेरा वाइट वाला पार्ट कहां है, इस तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इधर आ रहा है, तो फोर्स इधर लगेगा बच्चे, कहां लगेगा, इधर, तो लगा दो फोर्स, तो फोर्स लगाइए इस तरफ, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वेक्टर, वेक्टर मतलब डायरेक्शन और आ गई, ये मैग्नीट्यूड है और ये आ गई डायरेक्शन, तो दोनों फोर्स देखो इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, समझ रहे हो, दोनों फोर्स की वैल्यू सेम मिलेगी लेकिन कैसे रहेंगे, अपोजिट में, तो ये क्या होंगे, अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, सेकंड वाले पर 1 वाला फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और ये 1 वाले पर सेकंड वाला भी इधर लगा रहा है, मतलब ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये दोनों फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव है, तो 2 इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट दौड़ेगा तो वो क्या होंगे बच्चे, अट्रैक्ट होंगे, समझ में आई कुछ बात, तो ये मैंने समझा दिया अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, और वैल्यू भी कितनी आएगी वो भी मैंने दिखा दिया आपको, समझे, ओके। अच्छा यहां पर अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होते तो ये रिपेल कर रहे होते, वो कैसे निकालता मैं, कोई समस्या नहीं है, देखो आप कोई सा भी एक वायर का डायरेक्शन चेंज कर लो, जैसे मैं एक काम करता हूं, इसको डायरेक्शन को मैं चेंज कर देता हूं, ये वाला चेंज कर लूं, चलो यही वाला कर लो चेंज, इसकी डायरेक्शन इधर कर दो, कहानी क्या बनेगी, कहानी ये बनेगी कि फर्स्ट वाले वायर की वजह से 2 पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में आएगा, वैल्यू सब सेम रहेगी, डायरेक्शन की फर्क है, तो ये तो देखो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तो सेकंड अपन को देखना ही नहीं है, तो फर्स्ट वाला वायर मैग्नेटिक फील्ड कहां बनाएगा, 2 पर, अंदर की तरफ बनाएगा, लेकिन अब सेकंड वाला वायर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनाएगा, तो कोई समस्या नहीं है, देखो इसमें करंट कहां दौड़ रहा है, डाउनवर्ड, फिंगर कर्ल करो और वहां ले जाओ, यानी अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ बनेगी, इस 2 की वजह से 1 पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, अंदर की तरफ, और अंदर वाले को कैसे दिखाएंगे, क्रॉस से दिखाएंगे, चलो ठीक है। अब समझते हैं फोर्स के बारे में, अब यहां पर जो फोर्स लगेगा, ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड की बात, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला वायर रखोगे आप, कौन सा वाला, I2 करंट वाला,
तो फोर्स कैसे निकालेंगे, वही राइट हैंड पाम रूल। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, लेकिन इस बार करंट कहां है, नीचे, तो फोर्स कहां लगेगा, इस तरफ। फिंगर इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट नीचे, थंब भी नीचे, और फोर्स लगेगा इस तरफ। यानी अब ये फोर्स इस तरफ ना होकर कहां होगा, ये इस तरफ फोर्स लग जाएगा। तो F21 वेक्टर आपको इस तरफ मिलेगा। ओके, अब ये वाला फोर्स समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो फोर्स कहां लगेगा, इस तरफ, फोर्स इस डायरेक्शन में। तो यहां पर ये वाला फोर्स जो है F12 वेक्टर वो इस तरफ मिलेगा। अब दोनों फोर्स हैं तो इक्वल, लेकिन ये इस तरफ लगेगा, ये इस तरफ लगेगा, यानी कि 1 वाला 2 को इस तरफ फोर्स लगाएगा, मतलब रिपेल कर रहा है, और ये 2 वाला 1 को इधर फोर्स लगा रहा है, मतलब ये भी रिपेल कर रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में बच्चे क्या होते हैं, ये रिपेल होते हैं। तो 2 इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, अगर इनमें करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट होंगे, और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये रिपेल होते हैं। नहीं आई कहानी समझ में आ गई। एक बात बताओ, अगर 1 एम्पियर को डिफाइन करना हो तो कैसे करें। यहां पर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 1 एम्पियर को डिफाइन करो। तो 1 एम्पियर कोई समस्या नहीं है। देखो, 2 वायर हैं, इनमें अगर मान लो 1 एम्पियर करंट दौड़े, कितना करंट दौड़े, 1 एम्पियर, या सेम करंट दौड़ रहा है, तो दोनों वायर में करंट कितना है, मान लो 1 एम्पियर का, और वायर कितनी डिस्टेंस में, मान लो 1 मीटर में है। तो I1 की वैल्यू 1, ठीक है, I2 की वैल्यू 1, डिस्टेंस कितना 1, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो आपको मिलेगा F21 अपॉन L कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1। मतलब दोनों वायर में जो करंट है वो कितना हो गया, 1 एम्पियर का, डिस्टेंस भी कितना हुआ 1 मीटर का, और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7, यानी कि जो फोर्स आपको मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं, और लेंथ को भी अगर 1 मीटर कर दिया तो फोर्स कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो 2 इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इनमें सेम करंट फ्लो होता है, 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, यूनिट डिस्टेंस पे है अगर ये वायर, और इनमें अगर फोर्स की वैल्यू होती है 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन पर मीटर, मतलब दोनों वायर में कितना करंट होगा, 1 एम्पियर करंट होगा। चलो ठीक है, डेफिनेशन वाली बात है, ये देख लेना। बाकी आपको थोड़ा आइडिया लग गया कि 1 एम्पियर डिफाइन कैसे करेंगे, जिसमें दोनों में सेम करंट दौड़ रहा है, डिस्टेंस 1 मीटर है, चाहो तो लेंथ को 1 मान लो, लेंथ अगर 1 मान ली, चलो लेंथ को भी 1 कर देते हैं, लेंथ को 1 कर दोगे, फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इतना फोर्स अगर लगता है, मतलब उसमें वायर में कितना करंट होगा, 1 एम्पियर करंट होगा। अब समझते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट फॉर करंट लूप। अगर कोई भी करंट लूप है, करंट कैरिंग लूप, तो उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आएगा। चलिए समझते हैं। तो ये मान लो कोई भी आपके पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है जिसका रेडियस r मान लो, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ करंट चलो अपन ये मान लेते हैं, इसमें I करंट फ्लो होता है, और यहां पर हमें इसका मैग्नेटिक मूवमेंट पता करना है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितना होगा। पहली बात तो आपको क्लॉक फेस रूल पता होगा कि आपको ये जो डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, ये मान लो कोई भी करंट कैरिंग वायर है और इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट आपको ये दिख रहा है, तो हमारे लिए देखने में ये कौन सी डायरेक्शन है बताइए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको करंट दिख रहा है, मतलब ये इसका नॉर्थ पोल है। मैग्नेट का कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल। और इस तरफ से अगर अपन देखें, ये जैसे करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपको ये कौन सी डायरेक्शन दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपकी तरफ क्या पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल। लेकिन मैं जिस तरफ से देख रहा हूं मुझे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा है, और क्लॉकवाइज दिख रहा है मतलब बच्चे ये मेरे लिए क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। इसको बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। तो आपको क्या दिख रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो आपकी तरफ क्या हो गई, नॉर्थ पोल, और मुझे दिख रहा है क्लॉकवाइज, तो मेरी तरफ हो गया साउथ पोल। समझ गए, क्या हो गया, साउथ पोल। एक और कहानी सुनो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं नॉर्थ से
साउथ की तरफ, मतलब बाहर, मैग्नेट के बाहर देखोगे तो यानी नॉर्थ से स्टार्ट होंगी और साउथ पे एंड होंगी, बाहर की तरफ यही चलता है। तो आपकी तरफ नॉर्थ है तो आपके मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ निकलेंगी इस तरीके से, लेकिन ऐसे आएंगी और अंदर से इस तरफ जाएंगी तो आपकी तरफ मैग्नेट के अंदर कैसी होंगी, साउथ से नॉर्थ, क्योंकि मेरी तरफ साउथ है क्लॉकवाइज, आपकी तरफ एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ है, तो मैग्नेट के अंदर कैसी जाएंगी, साउथ से नॉर्थ। और ये जो डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ, ये डायरेक्शन किसका होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का। नहीं समझे, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलेंगी नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर जब जाएंगी तो साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेट के अंदर देखो साउथ से नॉर्थ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यही मिलेगी। कैसे निकालते हैं एरिया वेक्टर, देखो तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एम वेक्टर, तो ये किस डायरेक्शन में आएगा आपको समझा दिया मैंने। मैग्नेट के अंदर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलकर बाहर से आएंगी, अंदर की तरफ जाएंगी साउथ से नॉर्थ। नहीं आई समझ, अरे समझ लो यार बच्चों, अभी समझाते हैं। देखो तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एम वेक्टर, एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, अरे भैया फिंगर को कर्ल करो इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो थंब डायरेक्शन देगा वही किसका डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर का। तो एरिया वेक्टर का होगा इस तरफ बच्चे, एरिया वेक्टर इस तरफ, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट साउथ से नॉर्थ वो भी इसी तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ये कैसे होते हैं, सेम डायरेक्शन। चलो डायरेक्शन तो समझा दी। अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड वाइज, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे निकालेंगे, इसका एरिया मान लो ए है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसका में करंट आई है, एरिया ए है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है कि करंट को मल्टीप्लाई कर दो एरिया से, तो आई इंटू ए से आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो आपको बता देता हूं कि मैग्नेटिक, देखो एरिया अलग है, एरिया वेक्टर अलग है, तो एरिया वेक्टर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, लेकिन किस डायरेक्शन में, फिंगर को कर्ल करो, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर इक्वल टू आई ए वेक्टर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर लगा दिया मैंने। अगर अपोजिट होते तो माइनस लगा के वेक्टर लगा लेते, तो एम वेक्टर इक्वल टू आई ए वेक्टर। नहीं समझे क्या, समझ गए, ठीक है। तो ये होता है बच्चे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आई ए वेक्टर, लेकिन ये एक टर्न का होता है, कितने का, वन टर्न का, वन टर्न। अब जैसे एन टर्न्स अगर हैं, एन टर्न्स अगर हमारे पास हैं और आपको निकालना है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो आप इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो एन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एन आई ए वेक्टर, तो दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट फॉर एन टर्न्स। एन टर्न्स का आपको ये मिल जाएगा। यूनिट की बात कर लें, कर लो भैया, इतनी बात हो गई तो एस आई यूनिट की बात कर लेते हैं। करंट की यूनिट एम्पियर, एरिया अलग है बच्चे, है ना, वो एरिया कंपेयर मत करना, मैंने एम्पियर यूनिट की लिखा है, पूरा लिख दूं एम्पियर, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो ये हो गई इसकी यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर को ए लिख लूं, मीटर को एम लिख लूं, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। चलिए बताएं कुछ समझ में आया क्या आपको, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, फॉर्मूला होता है आई इंटू ए, एन टर्न्स का निकालना है तो एन आई ए, यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसकी और भी यूनिट होती है, बताऊं क्या, थोड़ा सा बता देता हूं, कहानी कुछ नहीं है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है बच्चे, आगे पढ़ाया जाएगा आपको, एम वी साइन थीटा। आपको एम चाहिए तो फॉर्मूला बन जाता है टॉर्क अपॉन वी साइन थीटा। अब टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
और फोर्स इनटू डिस्टेंस जो है एक तरीके से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो वर्क का भी फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का भी फॉर्मूला है, और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। तो अपन टॉर्क में भी क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टेस्ला, तो जूल पर टेस्ला। तो दिस इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जूल पर टेस्ला, सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट। एम का मतलब क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, तो आप लिख सकते हैं जूल पर टेस्ला। तो इसका एक यूनिट और हो जाएगा यहां पर कि जूल पर टेस्ला। कैसे आया, टॉर्क के फॉर्मूले से आया। देखो ये फॉर्मूला आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, बाद में मतलब अभी थोड़ी देर से। देखो देख लें आप, तो आपको मैंने समझा दिया, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में थोड़ा आइडिया लग गया होगा। ओके, अब समझते हैं एक और टॉपिक कि टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक करंट लूप रख दिया है, उस पर कितना टॉर्क लगेगा वो निकालने जा रहे हैं। चलिए कोई समस्या नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है कि जैसे मान लो ये कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ है, और इसमें हमने रख दिया क्या, एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप रख दिया। डायरेक्शन जो भी आप मानो, डायरेक्शन ऑफ करंट चलो ये मान लेते हैं, आई करंट फ्लो होता है इसमें, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसको नाम दे दो आप कुछ, ए बी सी डी। तो ये हमारे पास कोई भी एक करंट कैरिंग लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है। इसकी लेंथ को बताओ क्या माने, तो लेंथ को अपन ए बी एक्स वाई जो भी आपको मानना है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं ए मान लेता हूं और इसे मैं बी मान लेता हूं, इस तरीके से। अभी अभी पढ़ाया था, आप ये समझो यहां पे अपन को वही कंसेप्ट लगाना है कि कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो फोर्स कितना होता है बताइए। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला होता है आई वी एल साइन थीटा। डायरेक्शन निकालना आता है अपन को फोर्स का, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आई बी एल साइन थीटा, अब यहां करंट आई है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन लेंथ कितना माना मैंने, ए माना है, तो आई बी ए फोर्स लगेगा, फोर्स हो गया आई बी ए। डायरेक्शन, फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर्स इस तरफ लगेगा, फोर्स इधर। तो ये फोर्स हो गया आपका आई बी ए। इस वायर पे निकालो, सीडी वाले पर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट नीचे की तरफ, फोर्स इधर लगेगा, तो इधर लगेगा तो यहां लगा लो, तो F इक्वल टू आई बी ए। ये फोर्स तो कैंसिल हो गए बच्चे, हाँ कैंसिल हो जाएंगे फोर्स, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फोर्स हो गया कैंसिल। अच्छा ये वाला देखें, यहां पर वही कहानी बनेगी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इस तरफ, यानी फोर्स इधर लगेगा। और यहां की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, लेकिन करंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स नीचे लगेगा। तो इस केस में आप देखोगे तो सभी फोर्स कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल हैं, अपोजिट हैं, कैंसिल हुए। ये वाले देखो इक्वल अपोजिट फोर्स, ये भी कैंसिल हुए। बट इक्वल अपोजिट फोर्स होने के साथ साथ इनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम था, तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाए। इक्वल अपोजिट फोर्सेस हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, दे कैन नॉट प्रोड्यूस टॉर्क। तो बच्चों ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये वाला फोर्स एक ही लाइन में है, इक्वल अपोजिट, और ये तो वैसे भी रहते ही है इक्वल अपोजिट फोर्स हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, तो कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। तो इस केस में देखेंगे तो नेट फोर्स आपको मिलेगा वो 0 हो जाएगा, और यहां पर चूंकि लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, तो आपका जो नेट टॉर्क होगा वो भी कितना होगा, 0 होगा। फिर क्या करें, ये वो केस था जिसमें ये जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में रखा हुआ है। लूप का रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में रखा हुआ है, इसलिए ऐसी कहानी बन रही है। कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं, एक दूसरा केस लेते हैं। इस केस में समझ में आ गया। अब कुछ एंगल पे रख लेते हैं अपन, कि जैसे मान लो थीटा एंगल पे हमने रख दिया इसको, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो ये मान लो कोई भी हमारे पास एक लूप है, इसको रोटेट किया अपन ने, और रोटेट करने के बाद हमने इसको थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। कितना कर दिया, थीटा एंगल से। ये मान लो आप
तो ये ऐसा था, इसको रोटेट किया, वो भी कितना, थीटा एंगल से, थीटा एंगल से रोटेट किया। अब कहानी ये बनेगी कि बच्चे पहले की तरह मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस यानी कि इनवर्ट, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट। लेकिन अब कहानी क्या बनेगी, लेंथ हमने फिर से a माना है, इसे अपन ने फिर से b माना है, फोर्स डायरेक्शन तो वही है, डायरेक्शन वही रखो फिर से अपन, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां तो देखो क्या होगा, अभी भी ये फोर्स ऊपर लगेगा और ये वाला फोर्स नीचे लगेगा और दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन में रहेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ये वाले फोर्स अभी भी कुछ नहीं कर रहा है, बट कहानी क्या है कि ये वाला फोर्स आपका इस तरफ आ गया, फोर्स है वही आपका आई बी ए, ये वाला फोर्स इस तरफ है, ये भी कितना है आई बी ए, लेकिन अब दोनों इक्वल अपोजिट फोर्सेस एक लाइन में नहीं है। एक लाइन में क्यों नहीं है समझो, जैसे देखो ये हमारे पास एक बुक है, पहले इस तरीके से रखी हुई थी, ऐसी दिखाते हैं आपको अच्छा लगेगा, ऐसी बुक रखी हुई थी, तो ये वाला फोर्स इस तरफ लगा, ये इधर लगा, दोनों एक ही लाइन में थे, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाए, इक्वल अपोजिट फोर्सेस हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो क्या करें फिर इसके लिए, एक काम करो, मैंने इसको रोटेट कर लिया, ये इस तरीके से था, मैंने इसको थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। अब कहानी क्या है कि ये फोर्स जो यहां लग रहा था वो अभी भी इधर ही लग रहा है, इस डायरेक्शन में, ये वाला फोर्स इधर लग रहा था वो अभी भी इसी डायरेक्शन में है, बट कहानी क्या है, अब इनका लाइन बदल गया, क्योंकि ये यहां लग रहा है और ये यहां लग रहा है, एक लाइन में तो नहीं लग रहा है अभी। जब एक लाइन में नहीं लगेंगे तो ये टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क। तो अब ये दोनों फोर्स हैं तो अपोजिट, इक्वल भी हैं, बट एक लाइन में नहीं लग रहा है, ये होती है एक लाइन। लेकिन जब रोटेट कर दिया तो अब जब फोर्स लगाएंगे यहां पर और यहां पर, तो वो एक लाइन में नहीं रहेंगे, तो ठीक है, तो फिर फोर्स आपको एक लाइन में नहीं मिलेंगे, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस कर पाएंगे। टॉर्क निकालने का कोई फॉर्मूला है अपने पास, बिल्कुल फॉर्मूला है, तो टॉर्क का फॉर्मूला वही है आपका, टॉर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स, ये इक्वल अपोजिट फोर्स मतलब कपल वाला केस हो गया, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल अपोजिट फोर्सेस, फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, टॉर्क मिल जाएगा। आप इसको ऐसे समझो, इसको ऊपर से मान लो कोई ऊपर से देख रहा है, ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन से, तो उसको क्या दिखाई दे रहा है, ये पहले इस डायरेक्शन में था, रोटेट होने के बाद ये ऐसा आ गया, मान लो किसी बच्चे को अपन यहां बैठा दें ऊपर, ऊपर से देखने में ये वाली डिस्टेंस बी उसको दिखाई देगी, यहां से यहां तक की क्या दिखाई देगी, बी, ये डिस्टेंस बी दिखाई देगा उसको, बट ये लेंथ ए नहीं दिखेगा, ऊपर से देखने में नहीं दिखेगा ये, ओके। कितने एंगल पे है, मान लो थीटा एंगल पे है, तो एक लाइन अपन यहां ड्रॉ कर लेते हैं, तो बच्चे ये एंगल बच्चे थीटा था, तो ये एंगल भी थीटा होगा ना, थीटा एंगल से रोटेट किया इसको, तो जब यहाँ एंगल थीटा बनेगा तो यहाँ भी थीटा बनेगा, ओके। हम एक काम करते हैं, क्योंकि ये वाला फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ये इस तरफ लग रहा होगा, F इक्वल टू आई बी ए, और ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, कितना फोर्स, F इक्वल टू आई बी ए, दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस चाहिए अपन को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल अपोजिट फोर्सेस, तो ये डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच का। कोई बात नहीं, बी का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर में आएगा, वो हो गया बी साइन थीटा, हुआ कि नहीं, हो गया बी साइन थीटा, खत्म क्वेश्चन, टॉर्क आ गया। नहीं दिखा नहीं आपको, अरे दिख जाएगा बच्चे, देख, अच्छे देखो टॉर्क दिख रहा है तुम्हें, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल फोर्सेस, तो फोर्स हमारे पास दोनों इक्वल अपोजिट फोर्सेस कितने हैं, आई बी ए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बच्चे, वी साइन थीटा। ये जो a इंटू बी है, a मतलब होगा ये आपकी लेंथ, b मतलब विड्थ, a इंटू बी करने से इसका एरिया आ गया, किसका एरिया आ गया, जो रेक्टेंगुलर लूप आपने लिया था उसका एरिया, तो एरिया को कैपिटल ए लिख दूं, चलो ठीक है, तो आई बी और a इंटू बी को लिख दो कैपिटल ए मतलब एरिया, और ये क्या चल रहा है, साइन थीटा, ओके। तो ये आपको मिल गया टॉर्क इक्वल टू
आई ए बी साइन थीटा। लेकिन ये 1 टर्न का है, अगर यहां पर n टर्न्स अगर हो तो n का मल्टीप्लाई कर लेंगे टॉर्क के लिए, तो 4n टर्न्स। अगर n टर्न्स की बात करें तो n टर्न्स में क्या होगा, n का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टॉर्क हो जाएगा आपका n आई ए बी साइन थीटा। मिल गया टॉर्क एन आई ए बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखो, एन आई ए बी साइन थीटा टॉर्क का फॉर्मूला। अब अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले कि एन आई ए क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट फॉर एन टर्न्स, इसको एम लिख सकते हैं, तो टॉर्क हो जाएगा कैपिटल एम, तो एम बी साइन थीटा। मैं कैपिटल एम को क्या मान रहा हूं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, एम बी साइन थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये हो गया देखो टॉर्क का फॉर्मूला, एम बी साइन थीटा। तो ये तीनों फॉर्मूले याद रखें, एम बी साइन, कभी डायरेक्ट ये भी लगा लेते हैं एन आई ए बी साइन थीटा, इसको भी ध्यान रखें, एन आई ए बी साइन थीटा। जब आप पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर उसमें यही लगाऊंगा, एन आई ए बी साइन थीटा डायरेक्ट लगा लेंगे, तो है वही चीज, कोई सा भी एक याद हो गया, तीनों याद रहेंगे आपको। एम क्रॉस बी याद कर लो तो एम बी साइन थीटा लिख सकते हैं, एम को एन आई ए लिख सकते हैं, तो ये याद कर लोगे तो ये वैसे ही याद हो जाएंगे, देख लो। तो टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको कंसेप्ट समझा दिया मैंने, ड्राइव करवा दिया। तो कोई भी करंट लूप को आप रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में जिसमें एन टर्न्स होते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम क्रॉस बी, मतलब एम बी साइन थीटा। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, देख लें। आप समझते हैं देखो लॉरेंट फोर्स के बारे में, तो ये क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है, और कोई क्यू चार्ज मूव होता है, क्या होता है, क्यू चार्ज मूव करता है, तो उस टाइम पर कितना फोर्स लगेगा इस चार्ज पर, क्योंकि यहां पर दोनों जब रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से, तो क्यू चार्ज पर एक फोर्स कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। और इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्यू इंटू ई वेक्टर लिख सकते हैं, फोर्स कितना होता है, क्यू इंटू ई, ओके। और एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और जिसका फॉर्मूला होता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्यू वी वी साइन थीटा। ये डेरिवेशन करवाया था मैंने आपको मैग्नेटिक फोर्स के लिए, तो क्यू वी क्रॉस बी ये आपको मिलेगा। लेकिन अगर नेट फोर्स की हम बात करें, लॉरेंट फोर्स क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट जो फोर्स मिलेगा दोनों की वजह से, उसको हम क्या बोलेंगे, लॉरेंट फोर्स। तो आपको बस क्या करना है, नेट फोर्स के लिए दोनों का वेक्टर सम करना है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स दोनों का वेक्टर सम कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं क्यू ई वेक्टर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आएगा उसको लिख सकते हैं क्यू ई वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड वाले फोर्स को लिख सकते हैं वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्यू कॉमन निकालो तो ये हो गया आपका ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो दिस इज लॉरेंट फोर्स। चलिए कुछ समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉरेंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं एंड। तो चैप्टर 4 के मोस्ट जितने डेरिवेशन थे मोस्टली मैंने कवर कर लिए हैं, और कुछ टॉपिक्स अभी भी कवर नहीं कर पाया मैं, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है। और आपको अगर नीड लगती है कुछ टॉपिक्स की, जैसे कि गैल्वेनोमीटर और कोई लॉरेंट फोर्स वाला केस जो है, इसके स्पेशल केस बनते हैं, कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या दोनों की प्रेजेंस में, तो वो टॉपिक भी अपन डिस्कस कर सकते हैं। अभी मैंने इस लेक्चर में डिस्कस नहीं किया है, अगर आपको नीड लगती है, ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उनका एक सेपरेट लेक्चर बना लेंगे। बाकी मोस्ट ऑफ द डेरिवेशन जो हो सकते थे मैंने कवर कर लिए। इसी के साथ लेक्चर करते हैं एंड। तो फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।